हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग देख रहे हैं जीएस सिंपलर। आपका इस पे स्वागत है। और मैं स्टूडेंट पहले आपको 6 क्लास की फर्स्ट से लेके 5th तक चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आप उन्हें देख लेना। और अब आपको पढ़ाया जा रहा है 6 क्लास का 6 चैप्टर ज्योग्राफी का। तो इसमें हम चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसमें पृथ्वी के स्थल रूप जैसे कि एक तो पठारीय होता है, ठीक है, एक पहाड़ी क्षेत्र होता है जिससे जैसे कि ज्वालामुखी पर्वत, कई होते हैं, मतलब कि पर्वत होते हैं, पठार होते हैं और मैदान। हम इसमें ज़्यादातर क्या पढ़ेंगे? पर्वत, पठार और मैदान। क्या पढ़ेंगे बच्चे? पर्वत, पठार और मैदान। तो इन तीनों में ना एक अंतर भी होता है। पर्वत कैसे होते हैं? पर्वत क्या होता है? उठा हुआ भाग होता है बेटा बच्चे, उठा हुआ भाग होता है और नीचे में बड़ा होता है भाग। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से आप समझना। हेलो, ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या लिखा है? पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं होती। आपने देखा होगा कि पृथ्वी जो जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ हम निवास करते हैं, जो जहाँ पे हम जीवन संभव है, आपने पढ़ा था कि पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, यहाँ पर जीवन संभव है। तो इसी प्रकार पृथ्वी की जो ज़मीन होती है ना, हम हर जगह एक जैसी नहीं होती। कहीं तो देखा होगा तुमने कि जलाशयों से भरी होती है, महासागर होते हैं, तो कहीं देखा होगा ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, तो कहीं देखा होगा पठार होते हैं, तो कहीं देखा होगा कि मैदानी क्षेत्र होते हैं। जैसे कि तुम यूपी में चले जाओ, यूपी साइड में तो वो क्या है? मैदानी क्षेत्र है। अब तुम शिमला चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, तो ये सब क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। दक्कन में चले जाओ, दक्कन के पठार, वहाँ पे क्या है? पठार है। तो तीनों में क्या है? अंतर होता है। तो अब ये आगे क्या है? पृथ्वी की सभी जगह एक समान नहीं होती, ये पढ़ ले, ठीक है बेटा। आगे क्या है? पृथ्वी एक अनगिनत प्रकार के स्थल रूप होते हैं। स्थल रूप माने अनेक प्रकार के स्थल रूप होते हैं। जैसे कहीं ऊंचे होते हैं बेटा, कहीं बच्चे क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं, और कहीं समतल। समतल माने समान, एकदम बराबर एक शेप में, ठीक है। ये स्थल रूप दो प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर हम खड़े हैं उसमें जैसे कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं तो वहाँ पे क्या धीरे धीरे परिवर्तन भी होता रहता है। जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर हम खड़े हैं इसमें धीरे धीरे गति रहती है। तो ये गति किस वजह से होती है? हमारी पृथ्वी के अंदर 2 प्रकार के बल होते हैं, 2 तरह के। कितने प्रकार के? 2 होते हैं। एक आंतरिक प्रक्रिया जिसे अंतर्जनित बल कहते हैं, और एक बाह्य, ठीक है। तो आंतरिक प्रक्रिया क्या करती है? जो आंतरिक प्रक्रिया कौन सी होती है बच्चे? आंतरिक प्रक्रिया, ठीक है, के कारण स्थानों पृथ्वी की सतह पर ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है, कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है, कहीं ऊपर उठ के पहाड़ के रूप में चेंज हो जाती है, तो कहीं नीचे अंदर की साइड धंस जाती है। तो ये किसकी वजह से होती है? आंतरिक प्रक्रिया की वजह से होती है। अब ये देखो तुम एक बार चित्र को, ये जो समतल होते हैं, देखो बेटा, जो ये पठार होते हैं वो एक मेज की आकृति के होते हैं, इस आकृति के, मेज की आकृति। तो ये क्या है? पठार है। ये देखो पर्वत किस आकृति? ऊपर से तो इस आकृति के क्या होते हैं? पर्वत, ठीक है। ये जैसे कि ये सारे हिस्से क्या है? ये पर्वत हैं, ये सारे क्या? पर्वत, ठीक है। और जो भूमि होती है, समतल होती है, वो एकदम समान होती है, इक्वल शेप में, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, कहीं पर्वत होते हैं, कहीं पठार होते हैं, और कहीं पर भूमि होती है, समतल भूमि, मैदान, जिसे मैदानी क्षेत्र कहते हैं। आगे देखो बेटा, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। देखो दूसरा क्या होता है? बाह्य प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया होती है? बाह्य प्रक्रिया। तो बाह्य प्रक्रिया क्या होती है? स्थल के लगातार बनने में टूटने की प्रक्रिया होती है। स्थल जो रूप होता है उसमें बनना और टूटने की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी की सतह को टूटकर खिंच जाने के कारण पृथ्वी की जो ऊपर की जो परत होती है, जिसी पृथ्वी है उसके ऊपर की जो मिट्टी हटती है, उस प्रक्रिया में क्या कहते हैं? अपरदन। जब टूट कर वो क्या होती है? टूटकर घिस जाती है, मिट्टी ऊपर से हट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? अपरदन, ठीक
ठीक है, अपरदन कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया द्वारा सतह की नीची हो जाती है, सतह क्या होती है, नीची हो जाती है। और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इस पर फिर से निर्माण होता है। देखो अपरदन क्या होता है, ऊपर की जो लेयर हटना, मिट्टी जैसे कि पृथ्वी है, यह मिट्टी है, जो ज़मीन है, मैदानी क्षेत्र है, तो उसकी जो ऊपर की लेयर हटना, टूट कर घिस जाना, किसी भी कारण से हटना, उसे कहते हैं अपरदन। क्या कहते हैं बच्चों, अपरदन कहते हैं, उसे अपरदन कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरदन कहेंगे। और निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण में क्या होता है, ये प्रक्रिया का द्वारा से निर्माण। अब जो मिट्टी का जो निर्माण होता है वो लंबी प्रक्रिया द्वारा होता है, फिर द्वारा से मिट्टी बनना। अगर निक्षेपण मतलब कि अपरदन ही होता है, निक्षेपण भी तो होगा। कोई इंसान जैसे कमज़ोर है तो मोटा भी होगा, तो उसी तरह से हमारी पृथ्वी में क्या है कि मिट्टी हटती भी है और फिर द्वारा से बनती भी है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण। क्या कहते हैं बेटा, निक्षेपण। जो मिट्टी बनना, निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं होती हैं, पहले क्या होती है, अपरदन होती है, दूसरी क्या होती है, निक्षेपण होती है। आगे हम विभिन्न स्थल रूपों की ऊंचाई, ढाल के आधार पर्वतों, पठारों और मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो पर्वत क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। पठार क्या होते हैं, मेज की आकृति के होते हैं। और जो मैदानी क्षेत्र क्या होते हैं, समतल होते हैं। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे बेटा। कौन सा पढ़ेंगे, पर्वत। पर्वत क्या है, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है। प्राकृतिक रूप से पर्वत क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। पर्वत का शिखर कैसा होता है, छोटा होता है, ऊपर से क्या होता है, छोटा है। शिखर कैसा होता है, ऐसे करके इस तरीके से होते हैं पर्वत। जैसे कि ये पर्वत है, तो ऊपर से क्या होगा, छोटा होगा शिखर, और नीचे क्या होगा, बड़ा होगा। छोटा होता है, आधार क्या होता है, चौड़ा होता है। जो आधार नीचे को, इसे क्या कहते हैं, इसे बेस कहते हैं नीचे से। तो पर्वत कैसे होते हैं, इस तरीके से पर्वत होते हैं। तो ऊपर से क्या है, छोटा है, संकरा, और नीचे से क्या, आधार क्या, बड़ा है। तो ये क्या हो गए, पर्वत हो गए। ठीक है बेटा। आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है, ठीक है, ऊपर से ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों के ऊंचे होते हैं, बादल की तरह होते हैं, ऊंचे दिखते हैं। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होते हैं। देखो तुम माउंट एवरेस्ट चले जाओ मान लो, तो ऊपर जितना चढ़ते जाओगे तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो घटेगा बच्चा। ऊपर जितना ऊंचे पर पहुंचोगे पर्वत के, उसका टेम्परेचर हमेशा घटेगा, घटता जाएगा। और वहाँ पे ऑक्सीजन की भी स्तर घटता जाएगा, टेम्परेचर भी घटेगा, ऑक्सीजन का स्तर भी। जब भी हम माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने साथ ऑक्सीजन भी लेके जाते हैं, ठीक है, और उसका तापमान भी घटता जाता है। तो इस तरीके से हम पूरा तैयारी के साथ जाते हैं। पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ नदियाँ होती हैं। देखो कैसे, अभी तुमने पूछा पर्वत पर जो जमी बर्फ नदियाँ होती, कैसी नदियाँ होती है, अब ये बताती हूँ। पर्वत जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं उसका टेम्परेचर कम होता है, -डिग्री पहुंच जाता है। तो उस पर माइनस की वजह से क्या होता है, उसमें नमी की वजह से वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। और जब बर्फ़ जमती है तो बड़ी स्तर पे जमती है, और जब वो बर्फ़ जमती है तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो बर्फ़ पिघल के पानी के रूप में चल जाती है। और जब पानी के रूप में पर्वत से नीचे की ओर आती है, हिमानी कहते हैं जिसे, लेकिन जब नीचे की ओर आती है तो क्या करती है, एक समुद्र में जाती है, कुछ नदियों में जाती है। तो क्या करती है, नदियों का निर्माण करती है। इसीलिए क्या कहते हैं, बर्फ़ के ढके भाग को नदियाँ कहते हैं, इसलिए नदियाँ कहते हैं। अब इसमें क्या लिखा है देखो, फिर दोबारा से आपको बताती हूँ। पर्वतीय हमेशा बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, बर्फ़ की नदी, क्योंकि बर्फ़ का पानी जब पिघलता है तो नदियों में जाता है, फिर नदियाँ बनती हैं। इन्हें हिमानी कहते हैं। जो बर्फ़ के ढके भाग को क्या कहते हैं बच्चा, हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमानी। बर्फ़ के ढके भाग को क्या कहते हैं, हिमानी। जो बर्फ़ से ढका होता है, जैसे कि मान लो ये पर्वत है, जितना ऊंचाई पे तो टेम्परेचर क्या है, माइनस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, और नमी होती है, और जहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ ज़्यादा बर्फ़ होगी। जो सूखा होगा पर्वत उस पर बर्फ़ नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या, इस तरीके से ये क्या जम जाती है, बर्फ़ जम जाती है। इस तरीके से ये बर्फ़ जमी हुई है, पूरा पर्वत क्या होता है, बर्फ़ से। जब ये पर्वत, जब टेम्परेचर हल्का सा बढ़ता है तो बर्फ़ पिघलती है, पिघल के किस में चेंज हो जाती है, वो किस में चेंज हो जाती है, नदियों में चेंज हो जाती है, नदियाँ बनती हैं। तथा इन्हें आप नहीं देख सकते। ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। अब जहाँ बर्फ़ जमी हुई रहेगी तो वहाँ लोग कैसे निवास करेंगे। ऐसा भी कुछ जगह ऐसे होते हैं पर्वतों पे, जैसे कि जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है
तो इंसान पर्वतों पे रहने के लिए चला जाता है, और फिर जब वहाँ पे ठंड बढ़ जाती है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो वो मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता भी है। लोग क्या करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो पर्वतीय क्षेत्रों पे चले जाते हैं, और जब टेम्परेचर घटता है, जिसे घट जाता है तो वो मैदानी क्षेत्रों पर आ जाते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों पर टेम्परेचर धीरे धीरे घटता है। जैसे हम ऊंचाई पे पहुंचते हैं टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। अब सर्दी होएंगे तो और टेम्परेचर घटेगा, यानी -डिग्री में आ जाएगा, तो लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो कैसे क्षेत्रों में आ जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में। अपनी बकरी जो भी सामान होता है, जो लोग अपना चरवाहा होते हैं, जो बकरी पालन का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, वो कि मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। और जब मौसम नॉर्मल हो जाता है तो फिर वो पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो ये आप अगला चैप्टर जो पढ़ोगे ना, उसमें भी इस तरीके से दिया है। जैसे कि ये तुम पढ़ोगे ना 11th क्लास की बुक में भी इस तरीके से दिया है। तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते, कठोर जलवायु के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। धरातल कैसे, तो खड़ा होता है, एकदम खड़ी ढाल वाला होता है पर्वतों पे। तो कृषि योग्य भूमि कम होती है। जब पर्वत होंगे, पहाड़ होंगे, तो पत्थर होंगे, तो क्या होगा, तो जो पत्थर होंगे तो वहाँ पे तो कृषि होगी नहीं। कृषि कहाँ होती है, मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, पर्वत रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। जो पर्वतीय व्यवस्था, देखो क्या लिखा है कि पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। अब जैसे कि कैसे, देखो ये पर्वत है। कौन सा पर्वत है, बलित पर्वत, भूपर्टी, ये पर्वत है। पर्वत के शेप में, यहाँ से क्या है, चौड़े हैं नीचे से, ठीक है, नीचे से चौड़े, ऊपर क्या है, शंखरे हैं। तो ये क्या है, पर्वत की शेप है इस तरीके से, ठीक है। ठीक है बच्चा, अब पढ़ेंगे दो सेकेंड, थोड़ा बड़ा जूम कर लेते हैं। देखो, बहुत से पर्वतीय समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, सैकड़ों में होते हैं। जैसे कि हिमालय, अलाप्स, ठीक है, हिमालय पर्वत, अलाप्स, ठीक है, एंडीज, ठीक है। एशिया में क्या, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये सारी क्या है, ये पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वत की ऊंचाई, आकार में भिन्नता होती है। कुछ पर्वतों की ऊंचाई में क्या होती है, आकार में भिन्नताएं भी होती हैं, ठीक है। 3 तरह के पर्वत होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बलित पर्वत, भ्रशोन्थ पर्वत, ठीक है। दूसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत। जो ज्वालामुखी का बनता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जो बलित पर्वत का बनता है उसे बलित और भ्रशोन्थ पर्वत होते हैं, ठीक है। हिमालय तथा अल्प बलित पर्वत है। जैसे कि जो हिमालय पर्वत है वो अल्प्स का क्या है, बलित पर्वत है, जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ है। कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है। शिखर कैसा है, शंक्वाकार है। इस आकृति का क्या है, हमारा शिखर है, शंक्वाकृति का, ठीक है, शंकु की आकृति का शिखर है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत, जो अरावली पर्वत है विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई है। जो अपर्दन मैंने अभी बताया था, अपर्दन और निक्षेपण होता है, तो उससे क्या है, ये इसकी जो ऊपर की लेयर क्या है, हटती गई है। तो ये क्या, अपर्दन जब होता है, इरोजन अपर्दन जब होता है तो क्या होता है, तो ये यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के, फिर से बताती हूँ। देखो, हिमालय जैसे कि शंक्वा आकृति का है, ये भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई है। क्या हो गई, घिस गई है। अब देखो उत्तरी अमेरिका के बारे में, उत्तरी अमेरिका के अलाप्सियन तथा रूस के यूराल पर्वत, रूस का ये कौन सा है, यूराल पर्वत गोलाकार है। कैसा है, ये गोलाकार दिखाई देता है। इसकी ऊंचाई बहुत पुराने बलित पर्वत है, ठीक है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है तो उसे भ्रशोन्थ पर्वत कहते हैं। जब वो टूट जाता है और क्या होता है, ऊर्ध्वाधर टूट जाता है,
बहुत बड़ा भाग जब टूट जाता है किस आकृति में, ऊर्ध्वाधर रूप में स्थापित हो जाता है, तो उसे बृहस्पति क्या कहते हैं, बृहस्पति पर्वत कहते हैं। ठीक है बेटा। कुछ पर्वत किसके बनते हैं, ज्वालामुखी के बनते हैं। किस चीज़ के बनते हैं, ज्वालामुखी के विस्फोट से बनते हैं। अब कैसे, देखो जैसे कि मान लो ये क्या है, ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी का जो लावा इस तरीके से आता रहता है इस तरीके से जमता है, तो इससे क्या है, एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। और लावा की जो मिट्टी होती है ना, वो ब्लैक होती है, ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है, जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है वहाँ पे कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, पता है आपको। तो वहाँ पे खेती के लिए, कपास की खेती के लिए बेस्ट होती है ब्लैक सॉइल। तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होते हैं। अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो, जापान, फ्यूजिमा तरह के पर्वतों का उदाहरण है। ये 3 तरह के पर्वतों का उदाहरण है। ठीक है बेटा। ठीक है, अब ये क्या है, देखो इसमें क्या है, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग, देखो पर्वत ना हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। कैसे, अभी मैंने आपको बताया कि उसमें हिमानी माने बर्फ़ से ढके होते हैं। अगर पर्वत नहीं होंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, जब ऊंचाई पर होते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, -डिग्री में होता है। उसकी वजह से क्या होता है, बर्फ़ जम जाती है। जब बर्फ़ जम जाती है तो बर्फ़ पिघलती भी है, तो पिघलती है तो क्या बनती है, हमारी नदियों का निर्माण होता है। अगर पर्वत नहीं होते तो नदियों, दुनिया में क्या होता है, नदियों का निर्माण नहीं होता। जब नदियों का निर्माण नहीं होता, खेती के लिए हम यूज़ करते हैं। नदियाँ तो बहुत यूज़फुल होती हैं और पानी पीने योग्य भी होता है नदियों का पानी। तो पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहण करते हैं। संग्रहण कैसे करते हैं, उसकी जो बर्फ़ पिघल के जो मैदानी क्षेत्रों में आती है तो क्या करती है, नदियों का निर्माण करती है। ठीक है, तो जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ठीक है, ये सारी क्या है, पर्वतों से ही निकली हुई नदियाँ हैं। बहुत सी नदियाँ का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। जलाशय के लोग बहुत पहुँचाया जाता है। पर्वतों के जल उपयोग सिंचाई, ठीक है, बिजली के लिए वो काम आता है, उत्पादित होता है। ठीक है, पर्वत में अलग अलग प्रकार की वनस्पति जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों, ठीक है, अब जो पर्वतों का जो पानी बह के आता है, नदियों में आता है, तो ईंधन, जैसे कि नदियाँ घाटियों से होकर आता है। ठीक है, वेदिकाएँ होती हैं, कृषि के लिए उपयोग भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये पर्वतों से आके किस में आता है, मैदानी क्षेत्र में। जैसे गंगा नदी हो गई, पर्वतों से ऊपर से आ रही है और किस में आई है, कहाँ से, फिर किस में आती है, मैदानी क्षेत्र में आती है ये। तो सिंचाई के लिए भी पानी काम आता है, पीने के लिए भी काम आता है। तो ये बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे लिए पर्वत। जैसे कि दूसरे उत्पादन, जैसे गोंद, जैसे कि ईंधन के लिए, वनों के लिए भी सिंचाई के, मतलब वनों में पानी जाता है। तो ठीक है, पर्वतों से अलग अलग प्रकार की वनस्पति जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में ईंधन, ठीक है, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रेजिस इत्यादि प्राप्त होते हैं। ठीक है, पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा, उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखते हैं। विभिन्न प्रकार के टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे, जो प्राकृतिक चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो, हैंग, रिवर फ्लाइटिंग तथा स्कीइंग पर्वत के प्रचलित खेल हैं। ये सारे क्या हैं, ग्लाइडिंग, रिवर रिफ्टिंग, ठीक है, स्कीइंग, ठीक है, प्रचलित खेल माने जाते हैं। ये सारे मतलब पर्वतों के नाम खेलों के आधार पर रखे गए हैं। ये आप नोट डाउन कर लेना। ये देखो, सॉरी, ये देखो बेटा, ये क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी से कि ये लावा निकल रहा है। जब लावा निकलता है तो ये क्या होता है, एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। फिर होता है पठार। अब क्या पढ़ेंगे हम, पठार। ठीक है बेटा,
पठार क्या होते हैं? पठार हमेशा मेज की आकृति के होते हैं। तुमने स्टडी टेबल देखा और टेबल पढ़ते हो ना, तो जो टेबल शेप में होते हैं उससे कहते हैं पठार। ठीक है, ये सपाट होते हैं भूमि से। ठीक है, आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। ठीक है, इसके ऊपर के भाग मेज के समान होता है। ठीक है, दूसरी थोड़ा बड़ा करते हैं इसे। ठीक है, अधिक होता है, मेज के समान होता है, सपाट होता है। किसी भी पठार एक मेज से अधिक किनारे होते हैं। ठीक है, जिसके ढाल खड़े होते हैं। इसके पठारों के ढाल कैसे होते हैं? खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। जो दक्कन का पठार है वो क्या है? पुराना पठार माना जाता है। ठीक है, केन्या, तंजानिया, युगांडा, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका पठार हैं। पूर्वी अफ्रीका के पठार हैं ये सारे पठार। ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी पठार। ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत पठार। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र में 4,000 से 6,000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खनिज बहुत ज़्यादा पाया जाता है किसमें? पठारों में। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों से स्थित हैं। मतलब कि जो हम खनन करते हैं तो कौन से स्थान से करते हैं? पठारी क्षेत्रों से करते हैं। पठारी भागों में स्थित अफ्रीका पठार सोना हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो अफ्रीका पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए, खनन के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। बहुत से इसमें भंडार पाए जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि छोटा नागपुर के पठार में क्या क्या चीज़ें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? तो लोहा, कोयला, मैग्नीज। अफ्रीका पठार में क्या पाए जाते हैं? हीरे। ठीक है, हीरे, सोना और हीरा। ये याद रखना बच्चा, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, पठारी क्षेत्र बहुत जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ नदियाँ गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार कहाँ पे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है बच्चे? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। डुडुरु प्रताप तथा कर्नाटक में जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार। ठीक है, तो ये लावा पठार क्या होता है? लावा पठार मिट्टी के लिए प्रचुर होती हैं जो उपजाऊ, जिसमें लावा पाया जाता है वो मिट्टी उपजाऊ होती है जहाँ कपास की खेती है। और मृदा कैसी होती है? ब्लैक सॉइल होती है जो खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षित भी होते हैं। अब मैदान देखो, पठारों का तो मैं समझ आया कई तरह के होते हैं। पठारों जैसे कि पर्वत होते हैं वैसे ही पठार होते हैं। तो पठार में और पर्वत में क्या अंतर समझ आया? पर्वत ऊंचे होते हैं। ठीक है, पठार कैसे होते हैं? मेज की आकृति के होते हैं। पठार का क्या यूज है? यहाँ खनिज तत्व पाए जाते हैं जैसे सोना, मैग्नीशियम, तांबा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हमें पाई जाती है जैसे हीरा, जैसे अफ्रीका में हीरा पाया जाता है, बताया था अभी। ठीक है, सोना पाया जाता है। इसी प्रकार हिमानी का जैसे कि जो पर्वत होते हैं उसका यूज होता है। अगर पर्वत नहीं होते तो नदियाँ नहीं होती। ठीक है, पानी की मात्रा कम होती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्योंकि वहाँ नमी होती है, माइनस टेम्परेचर होता है, इससे बर्फ़ जम जाती है तो इससे हिमानी बनती है। हिमानी बनती है तो जब पिघलती है तो बर्फ़ का हिमानी जब पिघलती हैं तो वो मैदानी क्षेत्रों में बहकर आती है तो किसका रूप ले लेती है? वो नदियों का रूप ले लेती है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई आपको। अब मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र का क्या यूज है बेटा? देखो, मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए यूज है। बड़ी संख्या में लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। जैसे कि तुम ये देखो, जैसे बिहार हो गए, पटना हो गए, यूपी हो गए, एमपी हो गए, ये सारे क्या हैं? लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों की जगह कहाँ रहते हैं? मैदानी क्षेत्र में। और रहना और सर्वाइव करना भी आसान होता है। ठीक है बेटा, तब ये देखो ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो देखो,
मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, सामान्य 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। ठीक है, मैदानी काफ़ी समतल होते हैं, कुछ तरंगिक होते हैं। अधिकांश मैदान नदियाँ उनकी सहायक नदियाँ होती हैं। ठीक है, बने होते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों से नीचे की जो नदियों का जो पानी आता है पर्वत से बहकर आता है, कहाँ आता है, वो मैदानी क्षेत्र में आता है, जैसे गंगा नदी हो गई। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज होता है, ये नदियों का पानी हम कृषि के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये पत्थर, बालू, सिल्ट, ये घाटी, और ये क्या करती है, इरोजन करके आती हैं। जैसे पठारों, जब पर्वतों से बहकर जब नदियाँ आती हैं तो ये मिट्टी को काटते हुए आते हैं। जब मिट्टी को काटते हुए आते हैं बेटा, तो ये क्या करते हैं, एक मैदान का निर्माण करते हैं, समतल मैदान का निर्माण करते हैं। और जो ये अपने साथ नदियाँ पर्वतों से जो मिट्टी बहा कर लाती है, वो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, और ये कृषि के लिए बहुत यूज़फुल होती है बेटा। हमेशा देखो पर्वतों का क्या यूज है। पहला पॉइंट, पर्वतों पे जो बर्फ़ जमी होती है उससे हिमानी बनती है, हिमानी से बर्फ़ पिघल के क्या नदियों का रूप लेती है। तो नदियाँ जब ऊपर से नीचे की तरफ बह के आती हैं तो काटते हुए आती हैं, इरोजन करते हुए आते हैं। जब इरोजन करते हुए आती हैं नीचे की तरफ, तो क्या अपने साथ मलबा, गाद, मिट्टी लेके साथ आती है। जो मिट्टी लेके आती है तो वो कहाँ छोड़ देती है, मैदानी क्षेत्रों में छोड़ देती है। जब मैदानी क्षेत्रों में छोड़ देती है तो वो मृदा बहुत यूजफुल होती है। तुमने अभी आगे पढ़ोगे खादर, बागर, ठीक है, 2 तरह की मृदा पढ़ोगे इस तरीके से। तो उसमें क्या है, वो यूजफुल होती है, कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। सामान्य मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। क्यों उपजाऊ होते हैं, क्योंकि वो नदियों को पानी बह कर आता है और उनके साथ मृदा भी आती है। जो मृदा बह के आती है वो क्या होती है, बहुत क्या होती है, अच्छी होती है, जो कृषि के लिए बहुत यूज़फुल होती है। और यहाँ पे देखो मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, परिवहन भी चल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ क्या हैं, ये सारी नदियाँ क्या हैं, पहाड़ों से बहकर आती हैं बेटा, पहाड़ों से बहकर आती है। मैदान चीन, ठीक है, चीन से बहने वाली नदी, ठीक है, मैदान के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे यूज़फुल होता है। ठीक है, क्षेत्र होता है, सबसे यूज़फुल क्षेत्र माना जाता है। जनसंख्या बहुत अधिक होती है, जहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे वहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि मकानों के बनने तथा खेती के लिए समतल भूमि की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि ऊबड़ खाबड़ भूमि हो, ऊंची नीची, तो वहाँ मकान बन सकते हैं, नहीं, खेती हो सकती है, नहीं, तो हमें समतल भूमि की ज़रूरत पड़ती है। और जो मिट्टी जो आती है पहाड़ों से बहकर, वो कैसी होती है, उपजाऊ होती है। कहाँ आती है, मैदानी क्षेत्रों में आती है। और कौन सी नदी, जैसे गंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ हैं, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी मृदा का निर्माण करती है, समतल रूप। तो ये देखो समतल रूप में क्या हो रहा है, स्थल रूपों के विभिन्न अनुरूप में मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन माने जीते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कैसा होता है, कठिन, क्योंकि बर्फ़ से ढके होते हैं, कृषि नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्रों में जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में कैसा होता है, सरल। सरल माने अच्छा, आसानी से होने वाला, चलने वाला जीवन। यहाँ पे बहुत प्रकार की कृषि हो सकती है। ठीक है, उत्पादन हो सकते हैं, परिवहन के साधन हो सकते हैं। अब जैसे कि तुम पर्वतीय क्षेत्र पे चले जाओ तो क्या देखोगे, वहाँ पे गाड़ी रोड बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वहाँ पे पत्थर टूट सकते हैं, पहाड़ टूट के गिर जाते हैं, तो थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप इसमें कुछ अंतरों को बता सकते हैं। दोनों के क्षेत्रों में अंतर होता है। अब जैसे कि तुम कश्मीर ही चले जाओ, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, शिमला, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र हैं, देखा होगा सर्दी ज़्यादा होती होगी, टेम्परेचर डाउन होता है। अब मैदानी क्षेत्र में आ जाओ तो टेम्परेचर क्या आएगा, मीडियम में रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या आप कुछ अंतरों बता सकते हैं। अंतर बताने, देखो प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गम, ठीक है,
तूफान, बाढ़ बाढ़ आ जाती है मैदानी क्षेत्रों में, ये बात सही है। बहुत विशाल कर देते हैं, ठीक है। अकस्मात घटनाएं होती है, जागरूकता पैदा मतलब कि देखो अगर कहीं भी तटीय क्षेत्र, तटीय माने नदी के, जैसे कि तटीय क्षेत्र जैसे समुद्र, जैसे कर्नाटक, ये सारे क्षेत्र जैसे कि हमारी मुंबई होगी नदी की, तो वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। मैदानी क्षेत्रों के अकॉर्डिंग तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हमें अवेयर होना है, जागरूक होना है। अगर हमें पहले से पता होगी चीज़ में तो हम उससे अवेयर रहेंगे तो अपनी प्रोटेक्शन और सुरक्षा कर सकेंगे, ठीक है। हम कितने तरीक़ों से जल तथा स्थल के उपयोग में ला सकते हैं, पता हम आस पास के क्षेत्रों को लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल उपयोग गलत तरीके से करते हैं, मतलब कि हमें पानी का यूज अच्छे तरीके से करना है, जो कि जल्दी से ख़त्म। हमारे पृथ्वी पानी तो बहुत है, लेकिन जो पीने योग्य पानी है उसकी परसेंटेज कम है, इसलिए हमें उस तरीके से यूज करना है कि आगे की जनरेशन भी उसे यूज कर सके। ये नहीं कि खुद नहीं यूज कर ले तो आगे की नहीं यूज करेगी। तो हर चीज़ का, उपजाऊ भूमि, मकानों का निर्माण, भूमि का भी इस तरीके से प्रदूषण नहीं फैलाना। ज़्यादा प्रदूषण फैलाओगे तो क्या होगा, भूमि उपजाऊ नहीं रहेगी, बंजर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। नदियों को साफ़ सुथरा रखना है, पानी को स्वच्छ रखना है, ज़्यादा वेस्ट पानी नहीं करना है। जैसे कि हम लोग कूड़ा किसी की भूमि पर पानी में फेंक देते हैं, उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें प्राकृतिक महत्वपूर्ण वरदान है, उपयोग में इस नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है, हमारा कर्तव्य है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखें। ये नहीं कि भूमि सिर्फ हमारे लिए, ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें क्या करना है, सुरक्षित रखना है। तो बेटा आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आपने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा पर्वत, पर्वत बहुत यूजफुल होते हैं, बताया था मैंने। हिमानियाँ बहती हैं, जो नदियाँ बह के पानी आती हैं मैदानी क्षेत्रों में, जब मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो क्या करती हैं, उनके साथ गाद मिट्टी भी आती है, ठीक है। और ये सिंचाई के लिए उपयोगी होते हैं। उसी तरह का पठार हमारे खनिज के लिए यूजफुल होते हैं। मैदानी क्षेत्र पर लोग रहते हैं, कृषि करते हैं, निवास करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग मैदानी क्षेत्र में रहना बहुत आसान होता है। जैसे यूपी हो गए, तुमने पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, तो ये सारी क्या है, ये मैदानी क्षेत्र है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और लोगों को शेयर करना जिससे सबको मिल सके, आसानी हो सके पढ़ाई में। और बेटा एनसीईआरटी बहुत यूज़फुल है, ये तुम्हारे 6 क्लास के लिए तो यूज़फुल है ही, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आती है। जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम है, जैसे यूपीएससी हो गया, पहला एक बड़ा स्तर का एग्ज़ाम है। पीसीएस हो गया, एमपीपीसीएस हो गया, ठीक है। बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है। और जैसे कि अगर ज्योग्राफी से बहुत से बच्चे नेट जीआरएफ करते हैं तो उनके भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, ज्योग्राफी मैनी मतलब कि मल्टीपल जैसे कि चॉइस है, हर जगह ये आता है। थैंक यू, बाय, आगे फिर मिलेंगे, ठीक है।